भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अलका मोहन से। आज इनसे रेडियो सखी ममता सिंह टेलीफोन पर बातें कर रही हैं। विषय है आपका आहार और स्वास्थ्य। तो चलिए सुनते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अलका मोहन से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलका मोहन, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आहार विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अलका मोहन, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को दें। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्य आहारविद हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ डायटिक्स में यहाँ पे काम करती हूँ। तो हमारे श्रोताओं को पता चला आपके बारे में, और बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर। धन्यवाद ममता जी, आप भी और सारे श्रोतागण को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर, आज साल का पहला दिन है, नए बरस का पहला दिन, यानी सेलिब्रेशन का दिन, पार्टी का दिन। और आज के दिन पार्टी में खूब चटपटेदार मसालेदार खाना लोग खाते हैं। तो बताइए, इस खाने को संतुलित रखने के लिए साथ में क्या खाएं? फिर उस अनुपात में अगले दिन का भोजन किस तरह से होना चाहिए, बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने आहार का बताया और ये कहा कि ये नया वर्ष जो शुरुआत है, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और ये हम जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए एक आहार, और वो भी संतुलित आहार, बहुत आवश्यक होता है। तो इससे पहले कि पार्टी में क्या खाया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि संतुलित आहार या बैलेंस डाइट होती क्या है। वह भोजन होता है जिससे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए संपूर्ण पोषण तत्व मिल सके। और इसमें सभी प्रकार के आहार वर्ण, जैसे ऊर्जा देने वाले आहार, शरीर बनाने वाले आहार, सुरक्षा करने वाले आहार उचित मात्रा में होने चाहिए। और WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो भी 5 सिफारिशें करता है कि ऊर्जा संतुलन और स्वस्थ वजन प्राप्त करें, कुल वसा या ऊर्जा ग्रहण सीमित रखें, फल और सब्जियां या फलियां, अनाज जो है उनका सेवन बढ़ाएं, और सामान्य चीनी का सेवन सीमित रखें और नमक का सेवन सीमित रखें। तो इस सब के चलते हुए जो पार्टी में एक कोशिश करें, क्योंकि हम कहते हैं मॉडरेशन और डिसिप्लिन, ये हमारे जीवन में वैसे भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेशक आप अगर पार्टी में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर आप पोर्शन साइज कंट्रोल रखेंगे, आप अपना जो जितना रिक्वायरमेंट है उसके ही विदिन आप खाएंगे। और अगर ज्यादा भी लिया तो दूसरे दिन थोड़ा सा कम लीजिएगा और एक्सरसाइज ज्यादा करिएगा। डॉक्टर, ये बताइए हमें कि डाइट चार्ट तैयार करने में आप किन बातों का ख्याल रखती हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को एक संतुलित आहार मिले, और डाइट चार्ट हम बेसिकली किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकता है वह उसके कद और उसके प्रेजेंट वेट और उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये एक तरह का तराजू आप मान के चलिए कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही हमको लेना चाहिए, तो ही हम बैलेंस में रहेंगे। फॉर्मूला रहता है, उससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं बेस्ड ऑन कि आपका कितना एक्टिविटी है, आप सेडेंटरी वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं या हैवी वर्कर हैं, और आपका कद और आपका प्रेजेंट वेट, क्या आपका वेट नॉर्मल है, आप अंडर वेट हैं या ओबीस हैं, उसके हिसाब से हम
आपकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है या कैलोरीज की आवश्यकता है उस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जी। और फिर उसी के बनस्पत हम देखते हैं कि हमारे 7 के करीब फूड ग्रुप्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हर फूड ग्रुप से रिक्वायर्ड अमाउंट में आप खाना लें। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का खाना, जैसे सिर्फ अनाज ही अनाज लें, दूसरी तरह पे तवज्जो ना दें। जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, फल सब्जियां हो गई, अगर कोई मीट या अंडा खाता है तो उस तरह का ग्रुप हो गया, चीनी, तेल, नट्स, तो इन सब ग्रुप्स में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें नियमित मात्रा में जरूर लेना चाहिए। तो इसके मतलब है डॉक्टर कि जो लोग कई बार वेट कम करने के लिए सिर्फ सलाद खाते हैं, सिर्फ स्प्राउट्स का सेवन करते हैं, तो ये एक तरह से हानिकारक भी हो सकता है। संतुलित डाइट लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इवन डाइटिंग करने वक्त भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि ये एक तरह का, अगर हम बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए भी कई बार हानिकारक होता है और फिर ये एक यो-यो इफेक्ट होता है। उस समय तो अगर कम भी हो गया तो वो बाद में फिर से एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं और उस दौरान कई हमें विटामिन, खनिज लवण की भी हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो एक प्रॉपर डाइटिशियन से मिलके एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं और यूजुअली हम कहते हैं कि जितनी आपकी आवश्यकता है उससे 500 कैलोरीज कम लें, तो उससे जो आइडियल है कि आधा किलो पर हफ्ता आपका वजन डिक्रीज धीरे धीरे होगा, तो एक महीने में 2 किलो के करीब डिक्रीज कर सकते हैं। डॉक्टर, हम जो आहार विहार के बारे में बातें कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है मोटापा। हर कोई अपने मोटापे के प्रति सजग है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है क्योंकि दौर ऐसा है, लगातार बैठे रहना वगैरह। तो आप बताइए बतौर एक आहार विशेषज्ञ कि मोटापा जो समस्या बना है क्यों बना है और क्या संतुलित डाइट चार्ट के जरिए बिना डाइटिंग के मोटापा कम किया जा सकता है? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। आपने ममता जी बिल्कुल सही कहा कि न्यूट्रिशन ट्रांजिशन हुआ है, ये चेंज हमारा फूड हैबिट्स हुई, लाइफस्टाइल में भी चेंज हुआ है, जिसके कारण हमारे खान पान, हमारे जीवन शैली में बहुत फर्क आया है। तो उसके बनस्पत हमारा जो देखा गया है, शोध में, रिसर्च वगैरह में देखा गया है कि हम जो फाइबर रिच फूड है वो कम कर दिया है हमने लेना, और जो प्रोसेस्ड फूड है वो ज्यादा कर दिया है लेना। इसके साथ साथ अनाज, दालें, इनकी कंजम्पशन कम हो गई है। फैट्स की, स्नैक्स की, स्वीटेंड बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड की, इनकी कंजम्पशन ज्यादा होने करके, और जो एक्टिविटी है, क्योंकि इतनी रैपिड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन करके लोग बैठने का काम ज्यादा, चलने का कम हो गया है, तो इन दोनों के होते हुए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जो, जैसे मैंने पहले कहा था, ये तराजू है, हमारे जो रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाती है पर अगर हम लेते रहते हैं ज्यादा, तो मोटापा होने के कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, पहले तो हम अपना बॉडी मास इंडेक्स देखना चाहिए कि उनके हाइट के मुताबिक उनका वजन ठीक है कि नहीं। तो हम मोटे तौर पे देखते हैं कि जितना आपकी हाइट है, अगर 160 सेंटीमीटर है या 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 घटा लीजिए, अप्रोक्सीमेटली उतना आपका वजन होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप मोटापे की या ओवरवेट, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर कम है तो फिर अंडरवेट में है। तो सबसे पहले तो आपका बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए, और ये भी सबको ज्ञात रहना चाहिए कि मोटापा कई बीमारियों की जड़ भी माना गया है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, स्लीप एपनिया, कई प्रकार के कैंसर। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया जो वेस्ट और हिप सर्कमफ्रेंस, क्योंकि इंडियंस जो एशियंस हैं, हम लोग ज्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक है उसका हमें ज्यादा शिकार है। 2 तरह की बॉडी शेप मानी जाती है, एक एप्पल शेप्ड, एक पियर शेप बॉडी। तो ये देखा गया है शोध में, रिसर्च में, कि जो एप्पल शेप बॉडी है, जब वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है, जब एक्स्ट्रा वेट अराउंड दी मिडिल पार्ट है, तो उन लोगों को दे आर मोर प्रोन फॉर वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मेन को अप्रोक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर से कम उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, एंड विमेन का 80 सेंटीमीटर से कम वेस्ट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए एडल्ट्स में। ओके, तो जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, बड़ी काम की बात है, क्योंकि अक्सर लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, खास तौर से इस बारे में वेट कितना है। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं बड़ी सजग रहती हैं अपने वेट को लेकर, तो बहुत एज में पहुंचने के बाद भी 50-45 की वेट की होती हैं, तो उन्हें जानकारी आपने जो दी है उससे उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक डिजीज नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ
सिम्टम्स हैं जो अगर हमारे जैसे होने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज या स्ट्रोक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक तो अगर आपका वेस्ट लाइन ज्यादा है, जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी जो मैंने अभी कहा, वो अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू ज्यादा है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर कम है, या ब्लड प्रेशर है, या ब्लड शुगर की तकलीफ है, तो इन पांचों में से कोई भी 3 चीजें अगर आप में है तो यू आर मोर प्रोन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और हमें तभी ही अपना खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन लाके इनको नॉर्मल करना चाहिए। डॉक्टर, हम आज आहार विहार की बातें कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। आप बतौर एक आहार विशेषज्ञ, स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में पौष्टिक आहार क्या क्या लेना चाहिए और किस किस को अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे WHO ने सिफारिशें करी हैं, जो लास्ट 3 सिफारिशें जिसमें फल, सब्जियां, चीनी और नमक की बात करी है। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि आजकल जीवन शैली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन करके, तो जो HFSS इसको कहते हैं, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट स्नैक्स, इनका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन ज्यादा करने से हमारा खान पान में हमारे जो कैलोरीज, सॉल्ट इनटेक, शुगर इनटेक बढ़ने से कई बीमारियां की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर, हमें ये बताइए कि बच्चों के सही पोषण के लिए किस तरह का आहार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत सारी कैलोरी लॉस होती है और कई बच्चों के स्कूल बहुत सुबह होते हैं, तो उचित आहार उन्हें नहीं मिल पाता है। तो सही पोषण के लिए किस तरह का आहार होना चाहिए, ये बताइए हमारे। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। यंगस्टर्स के लिए सबसे पहले तो यही है कि हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस शुड बी स्टार्टेड अर्ली, शुरुआत बचपन से ही। अगर घर पे ही जो माता पिता हैं, फैमिली वाले हैं, तो वो अच्छी आदतें डालें तो वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं। जी जी। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगी, आजकल के बच्चों या इवन इन जनरल माइंडफुल ईटिंग के ऊपर थोड़ा सा। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है आजकल क्योंकि काफी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, वेदर टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो बच्चे उसको देखते देखते खाते हैं, तो ये नहीं ध्यान कि कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। जी जी। तो इस पे थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उसके सामने ना बैठ के खाएं, फैमिली के साथ खाएं, क्योंकि प्रॉपर च्यू करके खाएं। नहीं तो होता है ना, बिस्किट या पैकेट होता है, वो सबका सब खा लिया, पता भी नहीं चला कि क्या खाया है। और तीसरी बात है कि ब्रेकफास्ट बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्ट रहता है, और ये देखा भी गया है, कई रिसर्च में भी देखा गया है कि एक स्वस्थ नाश्ता बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब जाते हैं बच्चे स्कूल में, अगर खाली पेट जाएंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन है उसमें भी फर्क पड़ेगा। जी। तो ये तीनों डेफिनेटली बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो किन चीजों को समावेश करें नाश्ते में और खाने में, मतलब कौन सी ऐसी चीजें होती, कौन सा ऐसा आहार होता है जो बच्चों को नियमित रूप से दिया जाना चाहिए? जैसे देखिए, दूध से बनी चीजें जरूर, हर मील में कोई प्रोटीन स्रोत जरूर होना चाहिए। और प्रोटीन स्रोत, क्योंकि इस समय जो यंगस्टर्स हैं उनकी ग्रोथ की एज है, जो वृद्धि वर्धक जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जैसे दूध, पनीर, दही, अगर वो मीट अंडा खाते हैं तो वो ले सकते हैं। दालें हैं कई रूप में, बेसन के चीला के रूप में, स्प्राउट्स के रूप में, भुने चने, किसी भी रूप में उसको लिया जा सकता है। तो ये चीजों का, या नट्स वगैरह, अखरोट या मूंगफली तो इतना नहीं, पर बादाम या अखरोट, इनका भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूध वगैरह और ये सब चीजें जरूर उनके खान पान में जरूर होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर, एक गलतफहमी होती है लोगों को, इसके बारे में सही बात बताइए कि स्प्राउट्स जो होते हैं, अंकुरित अनाज, मैंने देखा है कि बच्चों को भी टाइम नहीं है, वो भी हड़बड़ी में होते हैं, तो माएँ क्या करती हैं, उसे मिक्सी में क्रश करके मतलब आटे में गूंथ दिया, जैसे अंकुरित मूंग है। नहीं, वो भी जैसे आपने कहा, कई बार क्योंकि बच्चों को हैंड फूड ज्यादा, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता है बैठ के ज्यादा खाने का, सो यंगस्टर्स को डेफिनेटली के हाथ में ही लिया और पकड़ के चले गए या कुछ हाथ में, तो वो डेफिनेटली रात की बची दाल है या कोई भी चीज है तो आटे में गूंद के उसमें दोनों का समावेश हो जाएगा, क्योंकि सीरियल और पल्सेस का दोनों इकट्ठा अगर लेते हैं तो प्रोटीन क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो वो एक पौष्टिक रोटी के रूप में बहुत अच्छा
फायदा है वो ले सकते हैं। मौसम के फल हैं, मखाना, मक्का वगैरह, भुना हुआ, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि मौसम की फल या सब्जियां, इस पे भी थोड़ा जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर अंकुरित मूंग, अंकुरित अनाज, चने वगैरह खाने का टाइम नहीं है तो उसे पीस के आटे में मिला के रोटी या पराठे के रूप में भी दिया जा सकता है। ये बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है। अब डॉक्टर, अधेड़ उम्र और बुजुर्गों के लिए बताइए पौष्टिक आहार क्या होना चाहिए, किस तरह से उनका डाइट चार्ट तैयार होना चाहिए? उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जैसे वजन की बात है, उनका वजन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं लेडीज को स्पेशली जब वो मेनोपॉजल एज पे आती हैं जी, तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं तो इनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस समय बहुत जरूरी है कि अपना वजन नियंत्रित रखें, खान पान पे ध्यान देके, और इस दौरान में कैल्शियम युक्त आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिफोर मेनोपॉज जो बोन से हमारे कैल्शियम लीच होना ज्यादा शुरू होता है। तो इस समय जरूर अपना खान पान में कैल्शियम युक्त आहार जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां, दूध है, पनीर है, दही है, इसका जरूर इस्तेमाल करा जाए, क्योंकि देखा गया है कि औरतें फिर धीरे धीरे अपना सेहत का कम ध्यान रखती हैं और खाने पे नहीं ध्यान रखती हैं। जी बिल्कुल। तो इस समय एटलीस्ट 500 to 800 मिलीग्राम कैल्शियम जरूर चाहिए होता है। जी बिल्कुल सही बात है। और अब एक और बात इसी से जुड़ी हुई है, वो है गर्भवती महिला को अलग तरह से आहार लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो एक डाइटिशियन यानी आहार विशेषज्ञ की ओर से किस तरह का आहार लिया जाना चाहिए, किस तरह का सुझाव आपकी ओर से बताइए? इसमें हम मेन एम्फेसिस देते हैं कि उनका कितना वजन बढ़ना चाहिए, डिपेंडिंग के उनका एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी कितना वजन था, BMI कितना था। तो लगभग WHO और जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो रिकमेंडेशन देता है वो लगभग 8 से 12 किलो आपका वजन बढ़ना चाहिए अगर आपका नॉर्मल है। और इस दौरान क्योंकि एक नया जीव की बढ़ोतरी हो रही है तो प्रोटीन युक्त आहार जरूर लें। सो दूध से बनी चीजें जरूर लें, एडिक्वेट रेस्ट लें, खाना खाने के बाद आराम करें, सो दैट जो भी हम खाते हैं वो पूरी तरह से पचा सकें हम, और तली हुई चीजें, इन चीजों से परहेज रखें और अपने जांच वगैरह कराते रहे। अगर बाय एनी चांस किसी को डायबिटीज या कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उसके अकॉर्डिंगली नमक या चीनी का प्रयोग बंद करेंगे। जी, हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर सुन रही हैं तो उनके लिए ये बात बहुत फायदेमंद है। आज हम सेहतनामा कार्यक्रम में आहार विषय पर बातें कर रहे हैं और आहार विशेषज्ञ हमारे साथ है और वो हमें जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर अलका, हम आपसे जानना चाहते हैं, हृदय रोग के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज़ के आहार का निर्धारण आप किस तरह से करती हैं? और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है, उसके अंदर जो गोल्स हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जैसे हृदय रोग या डायबिटीज के लिए, उसमें मेन है कि सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट बॉडी वेट होना चाहिए जी, कि जैसे हमने कहा, क्योंकि वजन ही सारा ही मूल है, तो अपना वजन जरूर नियंत्रित रखें। ओवरऑल एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखें जिसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, स्पेशली 5 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या होता है कि हम लोग इतनी जल्दी, अगर हम कोई भी व्यक्ति अपने आप से ही चेक करे कि क्या मैंने दिन में 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए कि नहीं, जैसे एक सर्विंग सलाद हो गया, एक सब्जी दोपहर को, एक सब्जी रात को, और 1 या 2 कोई भी मौसम के फल लिए कि नहीं, क्योंकि इसमें कई हमारे पॉलीफिनॉल्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, खनिज लवण होते हैं, जो इन एडिशन इसमें रेशा भी होता है, तो ये हमारे बॉडी को काफी फायदा करते हैं। जी। इसके साथ साथ जैसे ग्रेन्स हैं, जैसे अनाज, दालें हैं, और वो भी रेशे वाली, उस पे एम्फेसिस है। लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध की मैंने पहले बात करी थी, पर वो जो कम वसा वाले, उसका प्रयोग करें। अगर कोई नॉनवेज लेते हैं तो लीन मीट या फिश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना, जैसे हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बात करी थी कि अपना खून की जांच नियमित रूप से 40 साल के बाद करवाते रहें, जिसमें चेक करें कि उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह नॉर्मल है कि नहीं है। और आजकल एम्फेसिस दिया गया है कि जो फूड है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है या ट्रांस फैट ज्यादा है, उसका सेवन कम किया जाए, और सॉल्ट वगैरह का भी इंटेक कम रखें, जिससे कि ब्लड प्रेशर एडिक्वेट रहे। एंड WHO कहता है
5 to 6 ग्राम्स पर डे ही लेना चाहिए। जी जी, ये अच्छी जानकारी आपने दी। और अब आपने कहा कि उसमें अनाज और ये फलों का, सब्जियों का प्रयोग नियमित रूप से, कई सब्जियों का प्रयोग किया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। पुराने ज़माने में घर के खाने में कम से कम 2 सब्जी, चटनी, अचार, सलाद सब कुछ होता था। अब भागम भाग की शैली में ये सब मुश्किल होता जा रहा है, एक सब्जी और एक दाल मुश्किल से बन जाए। लेकिन ये बताइए कि कई लोगों को हमने सुना है कि कहते हैं कि हमें अनाज, अंकुरित अनाज या सलाद है, ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, फलों से हमें एसिडिटी होती है। उनके लिए आप क्या राय देंगी? एसिडिटी का यूजुअली हमने देखा है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो एक तो कारण कई बार स्ट्रेस है कि आप जल्दी जल्दी खाते हैं, प्रॉपर्ली च्यू करके नहीं खाते हैं। अगर एक्सेस वेट है तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है अगर, तो उसके अंदर भी ज्यादा एसिडिटी है। पर इसके लिए ये नहीं है कि आपने खाना बंद कर देना है, आप उसको प्रॉपरली उबाल के, अगर सलाद आपको कोई पर्टिकुलर सलाद सूट नहीं करता है तो आप दूसरी सब्जियां कद्दूकस करके, उसको स्टीम करके, करके उसको लिया जा सकता है। जी, लेकिन तो शामिल करें उसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका क्या है वजन कम करने का, और किस तरह से क्या आहार होना चाहिए वजन कम करने के लिए? वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि तेल कम, हम यूजुअली एडवाइज करते हैं कि अगर आपके घर में जितने परिवार सदस्य हैं और आप चेक करें जो भी घर में खाना बनाते हैं कि महीने में कितना इस्तेमाल होता है तेल, घी, जो भी कुकिंग ऑयल है, यूजुअली हम एडवाइस करते हैं आधा किलो पर पर्सन पर मंथ। आधा किलो पर पर्सन पर मंथ, क्या बात है, अब ध्यान रखा जाएगा। नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी तो लोग कई बार बाहर भी खाते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर खाना हो जाता है और उसमें भी तो ऑयल या वहाँ पे भी तो इस्तेमाल होता है जी। सो इसको कम करने से, सेकेंडली शुगर कंटेंट, शुगर अगर 5% टोटल आपका कैलोरीज जितनी है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब जैसे अगर आप स्वीटेंड बेवरेजेस वगैरह लेते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक में ही अराउंड 10 से 12 चम्मच चीनी होती है उसके अंदर। जी जी। तो उससे बेटर तो यही है कि घर की बनी हुई लस्सी, छाछ, इसका प्रयोग किया जाए जिसमें चीनी ना हो। तो इन दोनों चीजों पे सबसे पहले जब हम रोक लगाएंगे तो उससे ही काफी हद तक हम अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्रीज करें, एटलीस्ट आधा से, अब कहते हैं कि 45 मिनट हमें जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, सैर, योगा, कोई भी चीज हमें जरूर करनी चाहिए जी। और नहीं है तो पैदल चला जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और डॉक्टर, आजकल ये जो वजन बढ़ने की समस्या सिर्फ बड़ों की ही नहीं है, मतलब प्रौढ़ावस्था में ही नहीं बल्कि आजकल युवावस्था में भी ये देखा जा रहा है। आजकल तो बच्चों की भी समस्या हो गई कि उनके पेट निकल रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है और वजन बढ़ रहा है। अक्सर हर तीसरा चौथा बच्चा फैटी, मोटा दिखता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी बच्चों को स्पेशली कि आजकल क्योंकि ये लोग काफी पैकेज्ड फूड खाना शुरू कर दिया है, फास्ट फूड, तो उसके अंदर ध्यान रखें कि जो लेबलिंग है हर पैकेज में लिखा होता है उसकी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, तो वो जरूर ध्यान से देखें कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी ऊर्जा, कितनी कैलोरीज, उसमें कोई पोषक तत्व मिल रहे हैं या सिर्फ फैट, शुगर और वही चीजें हैं। सो आजकल सभी पढ़े लिखे उसके अंदर पीछे देख सकते हैं, बिकॉज ये एक मैंडेटरी हो गया है हर पैकेज फूड में पीछे लिखा होना कि इस प्रोडक्ट में कितना कैलोरीज है। तो उससे बहुत आसानी से पता चल सकता है कि क्या आप सही खा रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट में अधिक चीनी, अधिक नमक है, तो आप उसको अवॉइड करिएगा। तो ये जरूर हम यूजुअली कहते हैं रीड इट बिफोर ईट इट। डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि अक्सर देखा गया है कई लोगों को भूख नहीं लगती है और ये शिकायत आम हो गई है, अरुचि होती है खाने से, तो उन्हें किस तरह के आहार लेने का सुझाव आप देंगी? ये जो आपने बताया जिनको भूख नहीं लगती है, एक तो है कि जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा, हमारे कई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी, कि वो एक तो यंगस्टर्स होते हैं जो अपने शरीर को पतला करने के लिए या पर्पसली वो खाना नहीं खाते हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो एक तो सबसे पहले उनको डॉक्टरी से जांच करानी चाहिए कि बाकी सब उनके खून जांच या वो टेस्ट ठीक है कि नहीं है। और अगर ठीक है तो उसके साथ साथ उनको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कई बार बच्चे सिर्फ बैठे ही रहते हैं
तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि जो हमारा जो सारा सर्कुलेशन और सिस्टम है वो बेटर रहता है। तो उससे भी हम खाना पाचन शक्ति बेटर होती है। एंड फिर कोशिश करें कि एक नियमित टाइम पे, क्या हो रहा है कि आजकल भूख ना भी लगे, स्वाद चीज है तो वो खा लेते हैं। एंड व्यक्ति को ये सोचना, अगर उनको कभी जैसे टाइम पे, जैसे अपने मेजर मील्स हैं तो 3 मेजर मील्स टाइमिंग्स पे जरूर खाना चाहिए, बे टाइम पे नहीं खाना चाहिए, उससे भी शरीर ठीक नहीं रहता है। जी तो जी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखें तो अमूमन भूख लगने की प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आम इंसान को क्या खाना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए। वही मैं कहना चाहूंगी कि एक संतुलित आहार खाएं, अपना फिजिकल एक्टिविटी करें और खुश रहें, एडिक्वेट स्लीप, ये 3 तिकोना रहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है, साथ के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा है एडिक्वेट रेस्ट, वो भी बहुत जरूरी है। सो इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जो मैंने बात बताई कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एडिक्वेट मात्रा में लें, आइडियल अपना बॉडी वेट मेंटेन रखें, अवॉइड जंक और प्रोसेस्ड फूड, इन सब को देखते हुए हम चेंज फॉर लाइफ कर सकते हैं एंड बेटर हेल्दी रह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बात और बताइए, डाइटिंग के वक्त, जब डाइटिंग कर रहे होते मोटापा कम करने के लिए, डाइटिंग के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डाइटिंग के वक्त बेसिकली हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई एकदम क्रैश डाइटिंग करे, जिससे कि बॉडी को डेफिशिएंसीज या वो हो। अपने बॉडी के अनुसार जैसे उनको गाइड किया हो, जिसके अंदर हर फूड ग्रुप हो, और जैसे मैंने कहा कि जो तेल वाली चीजें, चीनी वाली चीजें और एक्सेस सॉल्ट, ये कम करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। इससे आई एम श्योर बहुत अच्छे से अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। जी डॉक्टर, और हमारे श्रोताओं को बताइए, रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का तेल खाना चाहिए जिससे कि मोटापा भी कंट्रोल रहे और भूख भी बढ़े और भूख भी लगे नियमित रूप से? आजकल जो रिकमेंडेशंस है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेजिटेबल्स ऑयल्स का लेना चाहिए, बदल बदल के ले लें। जैसे या तो ग्राउंडनट है, राइस ब्रान ऑयल है, सेसमी ऑयल है, जिसको मस्टर्ड या रेपसीड ऑयल के साथ लिया जा सकता है, या फिर कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान, सेसमी ऑयल, या फिर उसके अंदर सोयाबीन ऑयल। अगर सनफ्लावर ले रहे हैं तो उसके साथ मस्टर्ड या रेपसीड ऑयल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये बदल बदल के लेते रहें तो ये ज्यादा अच्छा है, हर 2 महीने के बाद चेंज करके। और जैसे पुराने जमाने में रहता था कि कुछ सब्जियां हमारी मस्टर्ड ऑयल में बनती थी, कुछ का इस्तेमाल थोड़ा सा घी का या सैचुरेटेड फैट का होता था, और कुछ हमारा वेजिटेबल ऑयल में। तो वो प्रथा बिल्कुल ठीक है, और क्वांटिटी कम रखें। जितने तेल हैं उन सब तेल का प्रयोग करना चाहिए। कई घरों में देखा है कि ये जो सरसों के तेल का जिक्र किया, वो घर में रखते ही नहीं, क्योंकि वो कहा जाता है कि भारी होता है, गर्म होता है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि वो गलतफहमी दूर होगी। बिल्कुल। अब हमें बताइए कि मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है और इसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? मोटापे का यही है कि जैसे जो हम खाना खाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शारीरिक वसा अगर शरीर पे इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, तो उसको हम मोटापा कहते हैं। जैसे अगर बॉडी मास इंडेक्स, ये एक नाप है जो वजन और लंबाई से किया जाता है। अगर आपका वजन और लंबाई से जो बॉडी मास इंडेक्स 23 या 25 से कम है और 18.5 के बीच में है तो आपका नॉर्मल है। पर अगर आपका 23 और 30 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स है तो उसको ओवरवेट कहा जाता है, और अगर 30 से ज्यादा है तो ओबीस कहा जाता है। तो इसको कम करने के लिए ही हम जो एनर्जी इनटेक है वो इन बैलेंस होना चाहिए जितना हमारा एक्सपेंडिचर है। डॉक्टर, छात्रों और युवाओं के लिए सही आहार
किस तरह आप तय करती हैं, और उन आहार के नाम बताइए कि क्या जो लोग, ये भी बताइए साथ में कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं खाते हैं, सिर्फ वेज खाते हैं, तो उन्हें प्रॉपर डाइट मिल जाती है, संतुलित आहार मिल जाता है, ये भी बताइए। और हाँ। कुछ आहार के नाम भी बताइए। एक तो जैसे यंगस्टर्स की आपने बात करी, क्योंकि बच्चे लोग काफी स्नैक्स इन बिटवीन लेते हैं, जिसको जी। अल्प आहार हम कहते हैं। वह आहार या पेय पदार्थ हो सकते हैं, पर जो मुख्य आहार के बीच में लेते हैं, तो कुछ स्वास्थ्य अल्पाहार के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्राइड फूड की बजाय हम स्टीम प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे तला हुआ पकौड़े, समोसे, उसकी बजाय ढोकला, खांडवी, जो स्टीम या इडली वगैरह, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, जी। इसी प्रकार मीठे में खीर या जो तली हुई चीजें हैं, उसकी बजाय ताजे फल इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों जी। के ऊपर डिफरेंट तरीके के फल लिए जा सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि स्नैक्स में कुछ चिप्स वगैरह की बजाय मखाना है या मक्का जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकी हुई सब्जियां जो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑमलेट वगैरह जो तला हुआ रहता है, उसकी बजाय उबली हुई चीजें उसका ले सकते हैं। उबला तो इस अंडा। तरह से हम शरबत वगैरह की बजाय छाछ या सोडा वाला जस्ट नींबू, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कई सुझाव हैं जिसको हम थोड़ा सा ही चेंज करने से अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जी। इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, कई लोग काफी एक्सरसाइज या मसल्स वगैरह बनाने के इच्छुक हैं, और वो अपने खान पान में बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक ले लेते हैं। थोड़ी चेतावनी ये रहती है कि जब भी वो इस तरह का शुरुआत करें तो अपना ब्लड चेकअप जरूर करवाएं, अपना लिवर किडनी चेकअप, बिकॉज इतना अधिक प्रोटीन इंटेक लेना भी ठीक नहीं है। जी, जी। और वो कोशिश करें कि जितना डाइटिशियन एडवाइस करे, क्योंकि अगर तो वो कोई स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट हमारी अधिक हो जाती है, बट अगर वो सिर्फ 45 से 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसको नॉर्मल में ही कंसिडर करते हैं, तब हमें इतनी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। जी, जी। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स आजकल, जो गुड बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, जी। तो उस तरह का भी दही का प्रयोग, तो ये भी हमारे गट या डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर हेल्प करता है। जी, तो मतलब ये भी ज़रूरी है। और अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताइए, कि जैसे बादाम है, किशमिश है, मुनक्के हैं, खजूर, छुहारे, तो ये सब कितने फ़ायदेमंद होते हैं? क्या इनसे भी वज़न बढ़ता है और नुकसानदेह भी होते हैं क्या इनके सेवन से? नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। आजकल सर्दियों का मौसम है जी। और ये जरूर फ्रूट्स जो नट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका जरूर सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कई खनिज लवण हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ छुहारे वगैरह में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, इन सब का भी स्रोत समावेश होते होता हैं। है। जी। पर ये ख्याल रखना चाहिए, जैसे पहले मैंने बात करी थी मॉडरेशन की, जो क्वांटिटी है उस पर जरूर ध्यान दें। जी, ये जी। नहीं कि बहुत ज्यादा। हम यूजुअली कहते हैं कि 8 से 10 पीस बादाम या अखरोट। बादाम या अखरोट इसलिए, जैसे अखरोट है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। पर ओवरऑल 25 से 30 ग्राम से ज्यादा ना ले, क्योंकि ये फिर जो वसा या ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है, तो फिर टोटल एनर्जी इंटेक ज्यादा हो जाएगा। ले जरूर, क्योंकि ये भी अच्छे स्रोत हैं खनिज लवण के, पर नियमित मात्रा में लिया जाए। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर अलका मोहन। आपने हमारे श्रोताओं को जो बातें बताई हैं, और आज पूरी दुनिया खासतौर से मोटापे से परेशान है, क्या खाएं क्या न खाएं इस बात से सब परेशान है, तो आपकी बातों से सजगता भी बढ़ेगी, चेतना भी बढ़ेगी, हमें उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। नमस्कार। नमस्कार। ये था आज का सेहतनामा कार्यक्रम। विषय था आपका आहार और स्वास्थ्य। इस विषय पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉक्टर अलका मोहन से टेलीफोन पर बातचीत की रेडियो सखी ममता सिंह ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज
आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।